स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 17 लेकर के आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो याद रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड और इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये एनालिसिस हो जाए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में मेरा भी कोई सीट हो और मैं एक सीट के लिए मेहनत जो कर रहा हूँ वो मेरा सफल हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में पर्ण क्या था, यानी जो मौर्य काल में पर्ण था वह क्या था। तो ये था आपका सिक्का, यानी एक प्रकार का सिक्का था जिसे पर्ण के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में अधिकारिक और कर्मचारियों को अधिकतर नगद वेतन यानी पर्ण सिक्के में जाना जाता था। और यहाँ पर माप तौल का जो था 3/4 पद्धति चलता था, जिसके बराबर क्या होता था, चांदी का सिक्का दिया जाता था। और ये पर्ण क्या था, तो सिक्के थे, यानी सिक्के के रूप में वहाँ के अधिकारियों को क्या किया जाता था, उन्हें वेतन दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था, यानी भारत का जो सबसे प्रसिद्ध शक शासक था वह उसका नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन। यह रुद्रदामन प्रथम जो था सबसे शक्तिशाली यह शासक था और शक वंश का सबसे योग्य शासक इसी को माना जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था, यानी सूफी मत का जो फिरदौसी सिलसिला था वह किसके लिए लोकप्रिय था। तो इस 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा बिहार, यानी बिहार जो था, बिहार में सूफी की फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। भारत में इस सिलसिले की स्थापना सर्वप्रथम दिल्ली के शेख बदरुद्दीन द्वारा किया गया था और बिहार में शेख शरफुद्दीन के द्वारा किया गया था। फिरदौसी सिलसिला के प्रतिनिधित्व वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन फिरदौसी के शिष्य हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा यह संचालन किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, यानी वह ऐसा समुद्र बताना है जो मतलब दुनिया का सबसे ऐसा समुद्र बताना है जिसके पास भूमि है ही नहीं। यानी 4 नंबर प्रश्न का सबसे सटीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सारगासो सागर। यानी सारगासो सागर जो है यह एकमात्र समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिम देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाले जलधाराओं के मध्य शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है, इसीलिए इसका जो भूमि क्षेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, यानी गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध है नृत्य शैली है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार से आप लोग को पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में कुछ एक है छऊ और एक और आप याद रखिए बित्रा, यानी बित्रा ये भी आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। और बाकी सब आप लोग देखिए रहे गंभीरा, धाली, जात्रा, यानी ये सभी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक भारतीय शासक यानी एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह कौन था, यानी वह कौन सा शासक था भारतीय शासक जिसने फ्रांसीसियों से दोस्ती किया था। तो यह था हमारा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है, यानी दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है। तो यह है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन यानी 1887 का तीसरा अधिवेशन हुआ था, यह कांग्रेस का अधिवेशन, उसी में यह थे। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेगा तो आप लोग कहिएगा रहमतुल्लाह सयानी जी थे। और यह 12वें अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में यह अध्यक्षता किए हुए थे। चलिए, आप लोग के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग के लिए ओवर्क में एक क्वेश्चन रहेगा कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था। कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए, आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कावेरी संक्रामण अक्टूबर महीने में डैश डैश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यानी कावेरी संक्रामण अक्टूबर महीना में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। यानी 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पे, यानी कावेरी जल षड्यंत्र है। तो यह एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ था, यानी सबसे बाद में किसका गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। यानी इन दलों में से सबसे पीछे यानी सबसे पहले इसी को कहते हैं, ठीक ना। तो किसका हुआ था, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। आप लोग ये पॉइंट जो है इसको नोट आउट जरूर करिएगा। और बाकी रही इसमें ब्रिटिश कन्वेंटिंग पार्टी, तो 1834, यानी ब्रिटिश कन्वेंटिंग पार्टी जो है यह 1834 में हुआ था। उसके बाद से है यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका हो जाएगा 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में। उसी के बाद हमारा एक और आ जा रहा है यूएस रिपब्लिक पार्टी, 1854 ईस्वी। यूएस रिपब्लिक पार्टी जो है 1854 ईस्वी। और बाकी रही तो सबसे बाद में यही हुआ था। यानी ये सभी जो कांग्रेस पार्टी थे अलग अलग देशों में, यूएस वगैरह में यह मतलब क्या है जारी थे। और उसके बाद से हमारे भारत में यह 1885 ईस्वी में जारी हुआ। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यानी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और इसी प्रकार से आप लोग इस सबको याद करिएगा। और मसाई इसमें दिया हुआ, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह पूर्वी अफ्रीका यानी कीनिया में पाई जाती है। और मग्यार जनजाति जो है, मग्यार जनजाति पाई जाए रोमानिया में, यानी हंगोरिया एरिया में। और आंगे जाति जो पाई जाती है, आंगे आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित करता है। यह आप लोग बिहार से हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा, क्योंकि यह सबसे धूमधाम से मनाई जाने वाली बिहार का त्यौहार है, जिसे छठ पर्व के रूप में जानते हैं। और हिंदू पर्व का यह सबसे फेमस त्यौहार है, जिस सूर्य को समर्पित किया जाता है और उनकी पत्नी उषा को समर्पित किया जाता है। और मुख्यतः यह लोकप्रिय किस किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये अपना प्यारा बिहार जो है वहाँ का यह लोक नृत्य है, त्यौहार है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, उकाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह गुजरात से संबंधित है। और उकाई बहुराष्ट्रीय परियोजना जो है गुजरात के सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी में स्थित है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। यह किस नदी पर बनाई गई है, तो ताप्ती नदी पर इसका स्थापना किया गया। अगर कहीं बाय द वे आपसे पूछ दे कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 714 किलोमीटर आप जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 724 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ यानी इकॉन की स्थापना किसने की थी। इकॉन की स्थापना किसने की थी, तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसकी स्थापना किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यह स्थापना कब किया गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइएगा 1966 में इसकी स्थापना की गई थी,
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह एक धार्मिक संगठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, यानी वायु में जब वास्तविक जल वाष्प रहती है उसको हम क्या कहते हैं, तो अपेक्षित आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है, यानी जो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, एक्टर हैं, और एक अभिनेता नेता और नेता यानी दोनों हैं। अभी पहले बहुत अच्छा मतलब कलाकार थे, अभी वह राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वह क्या है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह उनका जो जीवनी है उसका नाम है एनीथिंग बट खामोश। आप लोग उनका डायलॉग सुने होंगे, अगर कॉमेडी देखते होंगे कपिल शर्मा शो का, तो उसमें आप लोग को हमेशा कपिल उनका ये जो रोल होता है तकिया कलाम इसका इस्तेमाल करता है, खामोश हो जाए। तो ये सभी एनीथिंग बट खामोश इज़ द क्या कहते हैं जीवनी जो है उनका है, शत्रुघ्न सिन्हा का है। चलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्राणी और अधिपादन। प्राणी और अधिपादप वर्गों की महत्वपूर्ण विविधता होती है। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, आइसोहाइट वे रेखाएं होती हैं जो जोड़ती है, यानी आइसोहाइट कौन सी रेखाएं होती हैं जो जोड़ती हैं, तो यह समवर्षा वाली जगहों पे जोड़ती हैं, यानी समवर्षा वाली जो जगहें होती हैं उनको आइसोहाइट द्वारा कनेक्ट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 18 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मौसमी प्रवास द्वारा अभिलक्षित आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी मौसमी प्रवास द्वारा अभिलक्षित आर्थिक गतिविधियां कौन सी है, तो ये हो जाती है आपका घुमंतु समूह। यानी ये जो होते हैं जैसी जैसी मौसम होता है वैसे वैसे अपने स्थिति को सुधारने के लिए अपने सभी जगहों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते रहते हैं, इसीलिए ये मौसम से संबंधित ये घुमंतु जो समूह है, एक जाति है, ये हमेशा आप लोग के आसपास में क्षेत्र में देखे भी जाते होंगे कि वे हमेशा एक जगह रहते नहीं हैं। हमेशा अगर मवेशी है लिए हुए हैं तो मवेशी के जहाँ पे उनको सुविधा होगी वहाँ पे जाके बस जाते हैं कुछ दिन, उसके बाद से वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ से कुछ दिन के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उन्हीं को घुमंतु कहते हैं, यानी घुमंतु जो हमेशा घूमते रहते हैं और एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 20 नंबर का, न्यू मूर आइसलैंड स्थित है, यानी न्यू मूर आइसलैंड कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है, और बंगाल के खाड़ी में स्थित है इसीलिए यह हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गंगा के डेल्टाई भाग में नदियों ने मिट्टी का निक्षेप करके अनेक द्वीपों का निर्माण किया है, और पश्चिम बंगाल के 24 परगना के तट के सामने तटवर्ती द्वीप जो है न्यूमूर का द्वीप का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है, यानी सुंदरेश्वर महत्व जो है महोत्सव है, यानी जो त्यौहार है उसको कौन सा राज्य मनाता है, तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। यह केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है, और यह त्यौहार किस लिए है, तो सुंदेश्वर महोत्सव 8 दिनों तक चलता हुआ एक त्यौहार है, और ये जो त्यौहार है आपको मार्च से अप्रैल के अवधि में सुंदेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, जिसे श्री नारायण गुरु द्वारा 1916 में स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी क्या है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही सटीक आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, यानी डब्ल्यू व्यापार संगठन WTO है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निश्चित करता है, और WTO के सदस्य के मध्य विवादों को निपटाने का भी काम करता है, और इसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो इससे पहले इसका नाम था गैट, और इसका स्थापना किया गया था 1995 ईस्वी में। आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 आप लोग याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न हमारा है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है,
तेसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित? जो तेओसोंगमो जो झील है ये भारत के किस राज्य में है? तो नाम से ही आप लोग को पता चल जानी है। ऐसी नामें जो होती हैं सिक्किम वाली क्षेत्र में पाई जाती हैं। चाइनीज से संबंधित जो नामें हैं अक्सर सिक्किम में पाई जाती है। तो ये तेओसोंगमो नामक झील जो है भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? यानी फसल की श्रेणी में आता है कौन सा बागान है? तो है कॉफी का बागान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश डैश राज्य में हुई है। यानी मधुबनी कला की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो अपना प्यारा बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी कला पेंटिंग जो है बिहार से उत्पत्ति हुई है इसकी, और ये 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना डैश डैश में प्रचलित योजना के आधार पर तैयार की गई है। केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम थी। यानी 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पूर्व सोवियत संघ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व सोवियत संघ जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून है। यानी वातमय ग्रह सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह यानी वरुण ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का छाया पाया जाता है और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम में सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर जो है वरुण ही है। चलिए इसको कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाला राज प्रथम डैश डैश में राजा बने थे। यानी जो राज प्रथम थे चोल शासक के सबसे प्रतापी राजा, वह कब गद्दी पर बैठे थे? तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह 1985 में, यानी 1985 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 1985 नहीं है, का 985 है, 985 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी राज प्रथम जो थे 985 ईस्वी में राजा बने और उन्होंने शासन का जो चोल शासन था उनको बहुत ज़्यादा विस्तृत किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एक पूर्ण रूप से संयोजन नेटवर्क यानी एन नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका होता है n × n-1/2। इससे बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और n हमारा क्या होता है, नोडों की संख्या, तो आप लोग बनाइएगा n × और n यानी 6 - 1/2, इसको बनाइएगा तो ये तो कट जाएगा यानी 3 हो जाएगा और 5 3 जाएगा यानी 15 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 29 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है 30 है, कह रहा है संविधान सभा का सृजन किया गया है। यानी संविधान सभा का सृजन कैसे किया गया है? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को पता होना चाहिए संविधान सभा जो 1946 के अनुसार हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से जो 292 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के थे, जो 11 प्रांतों से, जिसमें 11 प्रांतों से 93 देशी रियासतों तथा 4 चीफ कमिश्नर को 4 प्रांतों से लिया गया था। और इसी प्रकार से पहली सभा का बैठक हुई थी, तो वह कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और यह 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश में के विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा का सदस्यों ने 299 तब तक कितना 299 रह गई थी, और 299 रखते और कुल कितने हुआ करते थे? तो 284, जिसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा
संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 यानी 284 लोगों का हस्ताक्षर संविधान सभा में करके उसके बाद से उसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलुम्बुलता किस राज्य से संबंधित है। यानी ये जो क्वेश्चन है, थोलुम्बुलता थिएटर एक कठपुतली थिएटर है, यह किससे संबंधित है, तो 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व ओर बहने वाली नदी नहीं है। यानी इसमें जो है कर्नाटक की नदियां हैं और यह इसमें से कौन है जो पूरब की साइड में नहीं बहती है, यानी ये मांडवी नदी है। मांडवी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है और बाकी सब नदियां जो है पूरब की ओर बहती है। इसमें कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी जो है ये नहीं बहती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है, तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उसमें वयस्क मताधिकार शब्द नहीं है। यानी बाकी सब भाईचारा, न्याय, सामाजिक, यानी उद्देशिका में नहीं है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका में नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है, यानी आर्गन की प्रतिशतता कितनी है। 34 नंबर का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1% आर्गन हमारे वायुमंडल में अनुमानित किया गया है सॉरी, जिसमें आप लोग का नाइट्रोजन हो जाता है 88.8% नाइट्रोजन हो जाता है। उसके बाद से आपका ऑक्सीजन 20.95। आप लोग ये मत कहिएगा ये वायुमंडल की बात है, ठीक ना, वायुमंडल का है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद से ऑक्सीजन 20.95% और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक ना। ये भूपर्पट्टी की बात नहीं की जा रही, नहीं तो हो जाएगा 46.6% आपका ऑक्सीजन की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी दुनिया में तीसरा महासागर कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे पहला तीसरा महासागर का बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हिंद महासागर है दुनिया में सबसे तीसरा महासागर सबसे बड़ा है। और अब आपसे पहला पूछेगा तो आप कहिएगा प्रशांत महासागर, और दूसरा पूछेगा तो अटलांटिक महासागर, और तीसरा तो जो है आपका हिंद महासागर है, और चौथा जो है आर्कटिक महासागर है, और पांचवा आपसे पूछेगा तो अंटार्कटिका महासागर है। आप लोग याद जरूर रखिएगा, यानी प्रथम इसमें है, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड के बारे में पूछे तो अटलांटिक है, और हिंद महासागर तो आपका थर्ड हो गया, और उसके बाद से आएगा आर्कटिक महासागर यानी चौथा हो गया, और ये एक ऑप्शन में नहीं दिया है अंटार्कटिका, जो बिल्कुल हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यह भारत के सबसे निचली हिस्सा यानी दक्षिणी हिस्सा में है, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए वो हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य को नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11 है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जान लीजिए कि पहले जो हुआ करती थी तो यह मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई है, तो सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ से इसे ग्रहण किया गया है। और यह किस नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको भी जरूर जवाब बताइएगा वह किससे संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें कुछ और बातें जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या जो 38 है, यानी 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, नामीबिया से चीतों को
ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग के समझिए कि एग्जाम में आने वाला ही है, आया ही होगा, ठीक ना। चलिए, नामीबिया से चीतों को डैश डैश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, यानी किस चीज़ में लाया गया। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ का कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, तो यह मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। 38 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और सितंबर 2022 में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे, तो ये 8 चीते लाए गए थे। और यह 1 फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में 12 चीतों को कूने पार्क से लाया गया। और फिर दोबारा ये लाया गया था सितंबर में, 8 चीते जो लाए थे सितंबर महीने में लाए थे 2022 में। और 1 फरवरी 2023 में फिर 12 जो चीते लाए वह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से भी लाए गए उसी नेशनल पार्क में। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। कूनू नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित है, यानी इसका किस प्रकार की मिट्टी उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी से पूरी तरह से ढकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी क्वेश्चन है 40 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कितने दिसंबर को, तो आप बताइएगा 9 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी और दूसरी 11 दिसंबर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, यानी दिए गए पुस्तकों में किरण देसाई का लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा, इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है द अनहेरिटेज्ड ऑफ लॉज, यानी द अनहेरिटेज्ड ऑफ लॉ नामक पुस्तक जो है किरण देसाई द्वारा लिखा पुस्तक है। और आपसे ये भी पूछेगा कि इसमें जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द इंटरप्रेटर ऑफ मालिडेज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आप बताइएगा झम्पा लाहिड़ी, यानी झम्पा लाहिड़ी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और उसी प्रकार से अगला हमारा है, अगला कह रहा है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये अरुंधति राय ने लिखा है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय द्वारा लिखा पुस्तक है। द ग्लास पैलेस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखे हमारे अमिताभ घोष जी ने ये लिखा है द ग्लास ऑफ पैलेस। ऑप्शन नंबर डी का ये आंसर हो जाएगा और इस प्रश्न का पूरा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, यानी विकलांगता अधिनियम 1995 में भारत सरकार ने पारित किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1995। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है, यानी कौन सी पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जावड़ी पहाड़ी है, जावड़ी पहाड़ी, ये मेघालय में स्थित नहीं है। उसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में के पर्वतीय में स्थित है और ब्रिटिश काल में ये क्षेत्र समस्त प्रांत के भाग थे। अब ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं, यानी ये जो तीनों हैं मेघालय के अंतर्गत आते हैं। अतः जावड़ी पहाड़ी जो है मेघालय में नहीं है, यह कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। यानी जावड़ी पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1978 में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई जी थे। और यह 1974 से 1978 में प्रधानमंत्री रहे थे और इस रूप में अपना पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी होती है, यानी 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
7516.6 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा टच करती है। तो ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा रेखा टच करती है, तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सटी हुई यह प्रांत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, यानी विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है। 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद है। विधान परिषद कहाँ कहाँ और किस राज्यों में है, तो आप लोग देख लीजिएगा 6 राज्यों में विधानसभा है, जिसमें आपका एक पहला हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद से बिहार हो जाएगा आपका, उसके बाद से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तेलंगाना में ये सभी जो राज्य हैं इन सभी में क्या पाया जाता है, तो विधान परिषद पाया जाता है। देख लीजिए 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 48 नंबर प्रश्न का हम लोग जवाब देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न का इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और यह क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि वह कितने जनवरी को आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे, और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए भारत में 9 वर्ष को हमेशा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे उसी समय से हम लोग प्रवासी दिवस उन्हीं के आगमन पे मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है। तो ये क्वेश्चन का मतलब 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलियम जोन्स जी थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन आता है, तो ये हो जाएगा आपका अब्रक। अब्रक जो है एक अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल से संबंधित नियम दिया था, यानी डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ऑफ का प्रतिपादन किसने किया था। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी द्रव से संबंधित उछाल जो है एक प्रकार का आंतरिक भार में कमी आता है, वह किसके कारण से आता है, तो ये थ्योरी दिया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अगला, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, यानी गैस का प्रेशर जो है वह मैनोमीटर से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। और बाकी सब आप लोग देख लीजिए, इसमें है फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये समुद्र की गहराई मापा जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और क्रैक्सोग्राफ जो होता है उससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है। और गायरोस्कोप जो होता है वायुमंडलीय कोण को मापता है, वस्तु की कोणीय स्थिति को गायरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस प्रकार की दृष्टिकोण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार की अगर कमी हो जाए आंखों में तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, गन्ने का रासायनिक रूप होता है, यानी गन्ने का रासायनिक रूप क्या होता है। 54 नंबर का होता है ये सुक्रोज होता है रासायनिक रूप, इसका सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। समुद्र का जो जल होता है नमकीन यानी खारा होता है, और इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है, वह होता है डिस्टिलेशन द्वारा, यानी डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग समुद्र के पानी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। डिस्टिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं आसवन विधि। डिस्टिलेशन आसवन विधि से इसमें क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, यह रेशियो का प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 मिनट। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, यानी लकड़ी को अगर हम लोग जलाएं तो कौन सा गैस निकलेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाने योग्य भाग है, यानी किस फसल का खाने योग्य भाग जो है फल है तो वह कौन सा हो जाता है, तो ये नारियल हो जाएगा। नारियल का फल खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, यानी रेगिस्तान में जो वनस्पति पाया जाता है उसको जीरेंटोफाइट यानी जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस लैंगिक प्रजनन को जिसने जड़ों और तनों पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वे होते हैं वानस्पतिक प्रजनन, यानी वानस्पतिक प्रजनन के अंतर्गत वे आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जो है परसेंटेज का है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न का भी आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए। अब आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि समय सबको समय देता है, लेकिन उतना भी समय नहीं देता है कि जितना में आप अपना समय नष्ट कर लें। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट समझ के सॉल्व कीजिए कम से कम। चलिए अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो ये होता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बर्फ जो होता है उसमें अगर नमक मिला देंगे तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है, यानी कौन ऐसा गैस है जो चांदी की सतह पर अगर रखा जाए तो वो काला हो जाएगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध खट्टा होने का क्या कारण है, यानी दूध खट्टा हो जाता है किस वजह से, तो इसका कारण ये है कि वह लैक्टिक अम्ल बन जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है तो दूध खट्टा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का, इसमें औसत का है, एवरेज का, आप लोग इसको करके आंसर कमेंट में कीजिए। तब तक एक नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी एस्प्रिन जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, यानी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल ही होता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें डायग्राम से संबंधित है। इस क्वेश्चन को सब बहुत ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए और इसका सॉल्यूशन जरूर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल का सेवन करने से शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लीवर को प्रभावित कर देता है, यानी लीवर को खराब कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ये जो है मदिरा वगैरह का सेवापान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग मैथ का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बना करके आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 75 देखते हैं, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर, यानी साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है। 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अभिकेंद्री बल लगता है। अब केंद्रीय बल के तहत वह गिर नहीं पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बना करके आंसर कमेंट में, जितने भी इतने मैथ्स के क्वेश्चन हैं आप लोग आंसर कमेंट में करिए, उससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग कितना प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ता है, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो रक्त के चाप को बढ़ा देता है, तो एड्रीनलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी की वजह से रुधिर दाब बढ़ जाता है, यानी रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी मनुष्य का शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ये तंत्रिका तंत्र कोशिका है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो न्यूट्रॉन होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगला है ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया, जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ की गति करता है, को क्या कहते हैं। यानी पदार्थ जो है अपना ऊर्जा पाने के लिए गति करता है, उसको क्या कहते हैं, तो संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी प्रोविजेस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ यानी फाइल्स के जीवों में उपस्थित होता है। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हेमिकार्डेटा होता है, यानी हेमिकार्डेटा अर्धहृदयी हेमिकार्डेटा होता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो सल्फेट होता है, इसी की वजह से वो आसानी से पानी में नहीं घुल पाता है और झाग नहीं दे पाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जो है बेलन और खोखला शंकु से संबंधित है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कमेंट में करिए। उसके बाद फिर देखिए एवरेज क्या है, एवरेज भी कीजिए। उसके बाद ये जो है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसमें कीजिए और इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। जितने भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस सभी का जो आंसर है आप लोग कमेंट में कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न है, ये सभी मैथ्स के प्रश्न हैं और इस सबको आप करिएगा आंसर कमेंट में जरूर। अगला है 99 प्रश्न, 99 प्रश्न के बाद 100 है, इसके बाद कुछ है जांच। देखिए यहाँ पे है आपका जी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, सबका आंसर कमेंट में कीजिए। रीजनिंग तो बिल्कुल आप लोग के लिए ज़रूरी है। अगला 105 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम कौन सा है। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये, देखिए आपका दिया है पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम, लेकिन ये जो है इसका सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ये कमांड का काम करता है, यानी कंप्यूटर में कमांड करता है, बाकी सब आउटपुटिंग है। इसी प्रकार से इस सब का आंसर देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग का है, आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग ये दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न है इसको क्या करिए आप लोग, सबसे पहले इससे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो भी है रीजनिंग का सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट प्रश्न इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जितने भी मैथ्स के इसमें प्रश्न हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर बनाइए। देखिए आप लोग का स्क्रीन पे ये जो मैथ्स है ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसे बिना स्किप किए ज़रूर कीजिए और इसको आंसर जो है भी उसको कमेंट में करिए। चलिए ये सब, इसके बाद से हमारा लास्ट प्रश्न ये है 50 नंबर, ये मैथ्स का प्रश्न है, ये रीजनिंग के अंतर्गत ये सरलीकरण में आता है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए सभी को पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है आपके लिए। आपका तो एक लाइक और शेयर और प्लस में वीडियो को पे जो भी कंटेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट जरूर बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।